पाब्लो की ताकत इतनी थी कि वो नाश्ते में 10 दाऊद को चबाकर हजम कर लेता। एक साधारण से सिपाही का बेटा था और दूसरा किसान का। दाऊद जिस उम्र में 2-4 लाख का लूट करता था ना, उतने रुपये तो पाब्लो नोट बांधने के लिए रबर खरीद लेता था। अब देखिए, $1 बिलियन जो है वो रुपये में 8,000 करोड़ से ज्यादा होता है, लेकिन पाब्लो की साल का कुल बिजनेस जो है $22 बिलियन से भी ज्यादा होता था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर किसी को लगता है कि दाऊद पाब्लो के आगे टिक सकता था, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अगर अंडरवर्ल्ड की बात इंटरनेशनल लेवल पर की जाए, तो ये गेम शायद दाऊद के औकात से बाहर होती। दाऊद को सिर्फ भारत के मुंबई में अपना अस्तित्व बचाने के लिए ताउम्र गैंगवार कर रहा है, आज भी कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर कोलंबिया की सड़कों पर एक ऐसा नाम गूंजता था जो लोगों के रूह कपा देता था। वो नाम था पाब्लो एस्कोबार। एक ऐसा खूंखार माफिया जो राष्ट्रपति बनने तक की तमन्ना रखता था, जिसके आगे लोग खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करते थे। हालांकि दाऊद हो या पाब्लो, दोनों ही एक ही जैसे थे। दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था, जिसने मुंबई की तंग गलियों से निकलकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज की दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क में गिना जाता है। वहीं पाब्लो एस्कोबार एक गरीब किसान परिवार में जन्मा लड़का था, जिसने कोलंबिया में इतना आतंक मचाया कि सरकार भी उसके सामने बेबस नजर आई। उसकी दौलत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो हजारों डॉलर यानी कि लाखों रुपए हर महीने सिर्फ नोट को बांधने वाले रबर बैंड पर खर्च करता था। अब देखिए, गैंगस्टर और माफिया तो ये दोनों ही थे, एक भारत में तो एक कोलंबिया में, और दोनों का इंटरनेशनल लेवल पर आतंक था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों में सबसे खतरनाक कौन था, किसके पास थी ज्यादा पावर। उससे भी जरूरी सवाल ये है कि दाऊद का नेटवर्क तो आज भी फैला है, तो पाब्लो का सिंडिकेट एक्टिव है क्या? अगर वो अब नहीं है तो कौन उसे चला रहा है? क्या दाऊद इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड में उससे आगे है, या फिर उसके दरबार में हाजिरी लगाने वाला सिपाही? इन दोनों के बारे में सब कुछ आज आप इस वीडियो में मेरे साथ जान जाएंगे। इनके घर परिवार से लेकर आज तक की एक्टिविटी की अभी क्या चल रहा है, बस जानने के लिए बने रहिए अंत तक मेरे साथ। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उसके पिता एक साधारण पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन दाऊद का मन जुर्म की दुनिया की तरफ जल्द ही झुक गया। डोंगरी की गलियों में उसका बचपन बीता और उसने अपराध की दुनिया में अपने पहले कदम रखे। देखते ही देखते वो मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर करीम लाला के नेटवर्क से जुड़ गया और फिर धीरे धीरे खुद की गैंग डी कंपनी बना। वहीं पाब्लो एस्कोबार का जन्म दाऊद से भी 6 साल पहले 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो में हुआ था। बचपन में उसने छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की। कभी वो सड़कों से पत्थर हटाने के बदले पैसे मांगता था, तो कभी नकली डिग्रियां बेचता था। लेकिन उसका असली खेल तब शुरू हुआ जब उसने की तस्करी शुरू की। फिर देखते ही देखते वो दुनिया का सबसे बड़ा लॉर्ड बन गया। तो देखिए, दाऊद इब्राहिम का असली उभरना 80 और 90 के दशक में हुआ, जब उसने सोने की तस्करी, हवाला कारोबार, हत्याएं, जबरन वसूली, स्मगलिंग और आतंकवादी गतिविधियों तक हर तरह के अपराध किए। भारत में हुए 1993 के मुंबई धमाकों में भी उसका हाथ था, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं पाब्लो एस्कोबार का आतंक और भी भयावह था, इतना कि वो अकेले 10 दाऊद को चबाकर हजम कर जाए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो आप आगे जैसे जैसे कहानी देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो देखिए, पाब्लो जो है वो 1980 के दशक में मेडेलिन कार्टेल का मुखिया बना, जो दुनिया के 80% कोकेन सप्लाई करता था। वो हफ्ते में $420 मिलियन कमाता था, यानी साल का कुल व्यापार जो उसका होता था वो लगभग $22 बिलियन का होता था। पता भी है $22 बिलियन कितने रुपए होते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके लिखिए। मागे पाब्लो के इसी धंधे की वजह से उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर अपराधियों में होने लगी। पाब्लो की क्रूरता इतनी थी कि अगर कोई भी अफसर या जज उसके खिलाफ जाते तो वो उन्हें प्लाटा या प्लोमो की पेशकश करता, यानी कि रिश्वत लो या मौत लो। प्लाटा यानी चांदी, मतलब कि रिश्वत, और प्लोमो यानी गोली, मतलब मौत।
वो नेताओं को खरीदता, पुलिस वालों को धमकाता और विरोधियों को बेरहमी से मार डालता था। और बात करें पॉलिटिकल पावर की, तो दाऊद इब्राहिम का प्रभाव सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था। उसकी पहुंच भारत के बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और पुलिस अधिकारियों तक थी। आज भी माना जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसे बचाने में मदद करती है और वो वहां कराची में रहता है, वहां की हुकूमत का दामाद बनकर। लेकिन सीधे तौर पर उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बस अपने धंधे को लेकर जो है वो है। लेकिन वही पाब्लो एस्कोबार तो सीधे तौर पर कोलंबिया की राजनीति में एंट्री ले ली थी। 1982 में वो कोलंबिया की कांग्रेस का सांसद बन गया। उसका मकसद खुद को एक प्रतिष्ठित नागरिक दिखाना था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सरकार को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। लेकिन जब सरकार को उसकी सच्चाई पता चली तो उसने एस्कोबार को बाहर कर दिया, जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अगर आप इंटरनेशनल डॉन की भी इस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे आप बढ़ते हैं उस बात के ओर कि आखिर किसके पास कितना ताकत था, और ताकत किस चीज से आती है? पैसों से आती है इन गैंगस्टरों के पास। तो देखते हैं किसके पास कितना पैसा था। तो देखिए, ये जो दाऊद इब्राहिम है उसकी कुल संपत्ति $6.7 बिलियन यानी करीब 55,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थे। और वो अब के नहीं थे, वो फोर्ब्स के 2015 के आंकड़ों के मुताबिक बताई जाती है। आज की तारीख में न जाने और भी कितनी बढ़ गई होगी, क्योंकि उसकी काली कमाई आज भी चल रही है और काली कमाई को वैध बनाने के कई अंडरग्राउंड बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि होटल, फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट, बेटिंग और रियल एस्टेट। अब ये क्रिमिनल लोग जो होते हैं ना, वो अपने पैसों को ब्लैक से वाइट कैसे करते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ब्लैक से वाइट पैसा कैसे होता है, ये क्रिमिनल लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, आप खुद को अवेयर करना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज सजेस्ट कर रहा हूं मैं, आप वो देखिएगा जरूर। नाम है उसका ओजाक। इस सीरीज को आप देखेंगे तो आपको सब खेल समझ में आएगा कि ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया कितनी खतरनाक होती है और कैसे ये सब कारोबार चलता है। बाकी आप बात करते हैं पाब्लो एस्कोबार की, तो उसकी संपत्ति दाऊद से भी ज्यादा थी। साल 1989 में ही फोर्ब्स ने उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बताया था। समझ रहे हैं, दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी, जिसके कुल संपत्ति $9 बिलियन थी। यानी आज की वक्त के हिसाब से देखें तो 70,000 करोड़ से ज्यादा है। मेरे ख्याल से उसके इस नेटवर्क को अब जो संभाल रहे होंगे उन्होंने तो इस पैसों को और भी बढ़ा दिया होगा। खैर, पाब्लो के पास कई शानदार हवेलियां थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हवेली जो है वो हासिएंडा नेपोलिस थी। कहते हैं इस हवेली में एक प्राइवेट चिड़ियाघर, झील और यहाँ तक कि हवाई पट्टी भी थी। यानी समझ रहे हैं, पाब्लो जब कहीं से आता होगा या जाता होगा तो घर से ही टेक ऑफ करता था और घर पे ही उतरता था। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसके पास इतना कुछ है वो आज कहाँ है, क्या कर रहे हैं, है भी या नहीं। तो देखिए, दाऊद इब्राहिम आज भी जिंदा है, लेकिन उसका नाम पहले जैसा खौफनाक नहीं रहा। इंटरपोल ने उसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित किया हुआ है और भारत लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि उसे सौंपा जाए। लेकिन अब उसकी गैंग कमजोर पड़ चुकी है, इतने कमजोर कि मुंबई अंडरवर्ल्ड पर भी अब लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर ज्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वही पाब्लो एस्कोबार की मौत एक फिल्मी सीन जैसी थी। 2 दिसंबर 1993 को जब वो पुलिस से भाग रहा था तो कोलंबिया की एक स्पेशल फोर्स ने उसे ढूंढ निकाला। फिर एक छत पर भागते हुए उसे 3 गोलियां मारी गई, एक उसके पैर में, एक पीठ पे और एक सीधे कान से पीछे की तरफ से, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन पाब्लो के इतने बड़े साम्राज्य के पीछे वारिस कौन है? दाऊद इब्राहिम की बात करें तो उसके परिवार में उसकी पत्नी महजबीन शेख है, उसके बच्चे हैं मारूक, महरीन और मारिया की तो शायद कहते हैं कि इंतकाल हो गया, लेकिन उसका बेटा है मोइन, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। लेकिन वो अपने पिता के धंधे से दूर हैं और लो प्रोफाइल जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि दाऊद के गद्दी के लिए लड़ाई जारी है, कई उम्मीदवार है। चैनल पर यह कहानी मैंने आपको सुनाई थी, आप देखिएगा जरूर, आपको थंबनेल यहाँ दिख रहा होगा। बाकी पाब्लो एस्कोबार का जो बेटा है जुआन पाब्लो, उसने अपना नाम बदलकर सेबेस्टियन मारोक्विन रख लिया है और वो अब एक आर्किटेक्ट और लेखक है, राइटर। उसने अपने पिता के बारे में कई किताबें लिखी और हमेशा खुद को उसके अपराधों से दूर ही रखा। तो अगर इनकी जो इतनी सारी बात हुई, ये सब कुछ सच है, इतना पैसा है इनके पास, इतना सब कुछ है, इतना इन्होंने आतंक मचाया, तो क्या अब इनकी कहानी खत्म हो गई है? जवाब है नहीं। दाऊद इब्राहिम आज भी जिंदा है। अब भले ही उसका नेटवर्क पहले जितना मजबूत नहीं रहा,
लेकिन अभी भी वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। पर वहीं पाब्लो एस्कोबार की तो मौत हो गई, उसके बाद उसका जो मेडेलिन कार्टेल है वो ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौत का खेल ख़त्म हो गया है, बस पाब्लो ख़त्म हुआ, कोलंबिया में आज भी ड्रग सिंडिकेट्स चलते हैं, बस चेहरा कोई और है। जहां दाऊद ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, वहीं पाब्लो ने पूरी दुनिया में ड्रग्स का जहर फैलाया। लेकिन फिर भी अगर सवाल ये उठे कि कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक था, तो मेरे ख्याल में जवाब होगा कि भारत के लिए दाऊद और पूरी दुनिया के लिए पाब्लो एस्कोबार, क्योंकि वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक ड्रग एम्पायर था जिसने पूरी कोलंबिया सरकार को हिला दिया था। वो इतना ताकतवर था कि उसने अपनी खुद की लग्जरी जेल बनवाई और वहीं से अपना कारोबार चलाता रहा, पूरे दुनिया में जहर फैलाया। बाकी आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक कौन ज़्यादा खतरनाक है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दाऊद वर्सेज पाब्लो एस्कोबार की इस कहानी में आपको कौन ज़्यादा खतरनाक लगा? बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई कहानी आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बिना किसी रुकावट के। बाकी मैं पंचम प्रकाश क्राइम की कहानियों के साथ ऐसे ही आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।